नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। कैरियर ऑप्शंस पे जो हमारी वीडियो थी उस पे पहले तो 25,000 लोगों ने देखा और बहुत सारे क्वेश्चंस है लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में जो 12th पास आउट हो जाते हैं, और वो उन्होंने कमेंट करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज हम पूछेंगे सर से। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, और जो रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के अध्यक्ष हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तो सर, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। जैसा कि मैंने कहा कि दर्शकों के क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर ये जो सब्जेक्ट है डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, इसका क्या हिस्ट्री क्या रहा है और ये कब से शुरुआत हुआ है, और इससे पहले ये सब्जेक्ट किन किन नामों से जाना जाता था, तो इसे बताएं। देखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जब ब्रिटिश भारत था, उस समय औपचारिक रूप से इस विषय की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन हमको इतिहास में और पीछे जाना चाहिए। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक अगर अपनी यात्रा करें पूरी, तो वहां पर इस बात का जिक्र मिलता है कि देश के नागरिकों में राष्ट्रीय सुरक्षा की या गणतंत्र की समझ रखने के लिए कौटिल्य का भी ये मानना था कि उसको देश की सुरक्षा के बुनियादी प्रश्नों से अवगत होना चाहिए। अलग अलग कालखंडों में भी अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो आप ये पाएंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ बढ़ाने के लिए, चाहे वो युवराजों को जो भविष्य में राजा होने वाले थे, या जो भविष्य के सेना नायक होने वाले थे, उनके लिए एक प्रकार के सैन्य प्रशिक्षण के प्रावधान किए गए थे। औपचारिक शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश भारत में हुई और उसकी भी जड़ें ब्रिटेन में, या आप कह सकते हैं कि यूरोप के कई मुल्कों में, जर्मनी में, जहां पर कि एक जमाने में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग को देश के रिवाइवल से जोड़ा गया था, देश के खोए हुए स्वाभिमान से जोड़ा गया था। तो ये सभी जगहों पर जो उसका मुख्य कारण था वो ये था कि इस बात को माना जाता था, और इस बात को पूरी दुनिया में माना जाता था, कि अगर कोई देश सुरक्षित रहना चाहता है तो सबसे अच्छी वो परिस्थितियां होंगी अगर वहां के नागरिकों में राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ हो। राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ दो तरीके से हो सकती है। एक तो ये कि आप उसको सैन्य प्रशिक्षण दें, जिससे कि वो चुनौतियों को समझ सके, उससे निपटने का तरीका समझ सके। इंडिया चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप सबको वहां पर अनिवार्यतः सैन्य प्रशिक्षण नहीं दे सकते थे, इसलिए ये एक समझ बनी कि कुछ लोगों को अकादमिक तौर पर इन चुनौतियों से परिचित कराया जाए, रूबरू कराया जाए, और जो भविष्य में अपनी समझ से देश को लाभान्वित करें। तो भारत में आजादी के साथ ही इसके औपचारिक शिक्षण की शुरुआत हो गई थी। मद्रास या इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसके पुराने केंद्रों में रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1957 में इसकी स्थापना के साथ ही ये विषय शुरू हो गया था। देश के दूसरे हिस्सों में भी अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या तमिलनाडु में मद्रास विश्वविद्यालय में, ये सब 1950 और 60 के दशकों में यहाँ पर इस विषय की शुरुआत हुई थी। सर, हमारा दूसरा प्रश्न है कि 12th के बाद आखिर स्टूडेंट्स क्यों डिसाइड करें कि मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है? देखिए, उसके पास 10+2 के बाद बहुत सारे विषयों के विकल्प हैं, और इस विषय को वो इसलिए चुन सकता है अगर वो नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी, अगर ऐसे विषय उसको आकर्षित करते हैं, या उसको ऐसा लगता है कि वो परंपरागत विषयों से अलग किन्हीं ऐसे जीवंत विषयों की तरफ जाना चाहता है जहां पर वो अपनी समझ को लगातार बढ़ा सके और अपनी मौलिक चेतना से उसको कंट्रीब्यूट कर सके। मैं किसी विषय के बारे में कोई अनुचित टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे अगर हम साहित्य के विषय में हैं या भाषा के विषय में हैं, तो हम एक वहां पर
एक खास तरीके के सिलेबस के इर्द गिर्द अपने आप को रखते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब हम डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज पढ़ते हैं या नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज पढ़ते हैं तो हम लगातार अपने सिलेबस को रिवाइज करते हैं, उसको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं और इस विषय के विस्तार की कोई सीमा खत्म नहीं होती है। वो हर दिन बीतने के साथ नई चुनौतियों से रूबरू होता है। तो अगर जिन लोगों की दिलचस्पी एक वाइब्रेंट सब्जेक्ट पढ़ने की है या अपने आप को किसी ऐसे विषय की तरफ ले जाने की जरूरत है जिससे वो मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकें नेशनल पॉलिसीज में, तो उनको डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा? जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का जो बुनियादी आधार है वो एक जमाने के मशहूर सैन्य विचारक बेसिल हेनरी लिटिल हार्ट का एक स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि इफ यू वांट पीस अंडरस्टैंड वॉर। शांति की कामना सबके मन में है, नागरिक के मन में भी और देशों के मन में भी। और जैसा लिटिल हार्ट कहता है कि अगर आप शांति की कामना रखते हैं तो आपको युद्धों को समझना चाहिए। युद्धों को समझने का तात्पर्य यह है कि आप ये समझें कि ये युद्ध क्यों हुए थे और वो गलतियां ना करें। युद्धों को समझने का मतलब यह भी होता है कि आप समझें कि किस युद्ध में किस देश ने क्या किया था, कैसी रणनीति अपनाई थी जिससे वो जीत गया या वो हार गए। तो एक तो इस विषय में हम युद्धों का अध्ययन करते हैं। युद्धों का अध्ययन आप जानते हैं कि इतिहास और भूगोल के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि युद्धों में इतिहास और भूगोल की बड़ी भूमिका रही है। जब हम युद्ध और शांति की बात करते हैं तो अपने आप इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स ये भी आ जाती है। और जब हम पूरी दुनिया में किसी एक पावर के प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको दुनिया के नियमों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का एक इंद्रधनुषी संसार है जिसमें हम इतिहास भी पढ़ते हैं, हम भूगोल भी पढ़ते हैं, हम अर्थशास्त्र की जानकारी करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में भी जानते हैं। और अगर आप इन सारे विषयों की लिस्टिंग करिए तो शायद ये लिस्ट वही लिस्ट है जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नागरिकों के लिए सजेस्ट की है या सेनापतियों के लिए सजेस्ट की है। तो सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ने पूछा है कि इस विषय से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें क्या क्या कैरियर ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए, इस विषय के साथ दो तरह की धाराएं हैं। इसके नाम से आपको यह लगता है कि ये सुरक्षा बलों की तरफ क्या हमको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, देश के डिफेंस फोर्सेस की तरफ हमको क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और दूसरा, एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट, एज एन इंडिपेंडेंट एकेडमिक सब्जेक्ट, ये हमको और आगे क्या कर सकता है। मैं आपके दोनों ही सवालों का जवाब देता हूं। डिफेंस फोर्सेस में निचले स्तर पर जो भर्तियां होती हैं, मतलब जो सक्रिय जनरल से अलग इंटरमीडिएट सर्विसेज जो होती हैं, उसमें डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज विषय को लेकर आप इंस्ट्रक्टर्स के भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जो उनके फील्ड ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं उसमें भी इस तरह के निर्देशकों की जरूरत होती है। कुछ टीचर्स की भी जरूरत होती है। इसके अलावा इस विषय की समझ रखने वाले लोग अपने आप को एनडीए और ऐसी ही और प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में पाते हैं। एकेडमिक ओरिएंटेशन के नजरिए से देखा जाए तो ये विषय आपको दो धाराओं की तरफ मुख्यतः ले जाता है। पहला तो ये कि इस विषय के साथ आप आगे फर्दर रिसर्च में जा सकते हैं, पॉलिसी रिसर्च में जा सकते हैं, जिसका सीधा ताल्लुक देश के नेशनल सिक्योरिटी पर काम करने वाले थिंक टैंक से जुड़ा है। डिफरेंट किस्म के थिंक टैंक्स हैं जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज
से परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले या स्नातकों और परास्नातकों को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक समझ बन चुकी होती है और वो आगे रिसर्चर के तौर पर प्रोसीड कर सकते हैं। जो दूसरी धारा है वो इस विषय के अध्यापन की या इस विषय को एक विषय के तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बनाने की है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो कोई भी एक स्नातक स्तर पर पढ़ा जाने वाला विषय अपने साथ जिस तरह की अपॉर्चुनिटी लेकर आता है वो इस विषय के साथ भी। आप चाहें तो एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप चाहें तो फर्दर पॉलिसी रिसर्च में जा सकते हैं, आप चाहें तो कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट के तौर पर भी, क्योंकि इस विषय को पढ़ने का आपके कंपटीशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोहरा फायदा होता है। न सिर्फ आप इस विषय की परीक्षा देते हैं, बल्कि जो जनरल स्टडीज का एक बड़ा हिस्सा जिसमें आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ रखते हैं, उस पर किसी भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट की तुलना में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज पढ़ने वाले को एक एज हासिल होती है। तो उस नजरिए से भी बहुत फायदेमंद। सर अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि बीए हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या फिर अगर किसी ने बीटेक किया है तो क्या मास्टर्स के लिए एलिजिबल होगा? इसको लेकर कई विश्वविद्यालय में अलग अलग नियम है। बहुत सारे विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएशन में उसी विषय में आपको अनुमति देते हैं जो आपने स्नातक स्तर पर पढ़ रखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जिनके यहाँ ऐसी बाध्यता नहीं है। पिछले वर्ष से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो नया दस्तावेज है वो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो लोगों को चॉइस के विकल्प देता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जहां पर विषयों के पारंपरिक बंधन नहीं है। आप संगीत भी पढ़ सकते हैं और उसके साथ फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। किसी भी स्तर पर आप कोई नया विषय पढ़ सकते हैं। तो हम लोग को ये उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे जैसे ये अगले 1-2 वर्ष में पीजी की तरफ जाएगा, चूंकि वो स्नातक प्रथम वर्ष से ये शुरुआत हुई है, तो वैसे वैसे विकल्प की स्वतंत्रता हासिल हो जाएगी और जो लोग स्नातक में किसी वजह से इसको नहीं पढ़ सकते हैं वो परास्नातक कर सकेंगे। लेकिन ये व्यवस्था ऑलरेडी कई विश्वविद्यालयों में अवेलेबल है। ठीक है सर। तो बीए और बीएससी में इसके सिलेबस में क्या अंतर है, ये आप बता दें। इस विषय के बीए और बीएससी के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, एक कॉमन सिलेबस है। बीए और बीएससी का प्रश्न इसलिए है क्योंकि इस विषय की व्यापकता ऐसी है और इस विषय की आवश्यकता ऐसी है, और 1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में साफ कहा था कि यह विषय ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने के बारे में सोचा जाना चाहिए। इसको इसीलिए किसी एक फैकल्टी, स्पेसिफिक फैकल्टी का विषय नहीं रखा गया। जो लोग स्नातक के विषयों के साथ पढ़ रहे हैं वो भी एक विषय के तौर पर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज को चुन सकते हैं, और जो लोग बीएससी कर रहे हैं, स्नातक विज्ञान से कर रहे हैं, उनको भी इसी उद्देश्य के चलते कि वो भी पढ़ें, उनको भी विकल्प है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये साइंस फैकल्टी में ये विषय है। जो बच्चे आर्ट्स के विषयों के साथ पढ़ते हैं उनको बीए की डिग्री मिलती है, और जो साइंस के प्योर साइंस के विषयों के साथ पढ़ते हैं उनको बीएससी की डिग्री। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन जो है वो एक मिलिट्री में एक पर्सनल है, उन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि अगर कोई व्यक्ति है वो मिलिट्री में है, वो कार्यरत है, तो क्या वो इस कोर्स को कर सकता है अगर वो रेगुलर नहीं कर सकता है? तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में परास्नातक स्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर और ज्यादातर विश्वविद्यालयों में रिसर्च के लेवल पर यह सुविधा दे रखी है कि डिफेंस पर्सनल के लिए उनके लिए एक विशेष प्रकार की इम्यूनिटी है। वो अपनी सेवाओं में रहते हुए भी ये कोर्स कर सकते हैं या रिसर्च परसू कर सकते हैं, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ जितने तरह के नियम हैं उन शर्तों में ढील दी गई है। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जैसे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, ये इस विषय में
पत्राचार कोर्सेज भी चलाता है। इसी तरह से मेरठ विश्वविद्यालय इस कोर्सेज में आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप प्राइवेटली भी ये परीक्षा दें, रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर नहीं है तो फिर प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर करें। चूंकि ये विषय अभी कुछ विश्वविद्यालयों में है, इसका उस प्रकार से विकास नहीं हो सका है, सभी विश्वविद्यालयों में नहीं है, इसलिए इसमें एक अवसरों की समरूपता अभी धीरे धीरे बन रही है। लेकिन जहाँ तक आपके उस प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, अगर वो सैन्य सेवाओं में है तो उनके लिए बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी और ज्यादातर विश्वविद्यालयों में रिसर्च के लेवल पर उनके लिए अवसर है। ठीक है सर। तो जैसा कि आप सभी के जो भी क्वेश्चंस आए थे, उन सब में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका जवाब हमने जानने की कोशिश की, और मुझे आशा है कि आप लोगों की सारी जो कंफ्यूजन था, जो सारे कंफ्यूजन्स थे आपके, वो दूर हो गए होंगे। और सर से बातचीत करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और आप लोगों को देखकर भी अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।